नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम विमर्श के इस नई वीडियो में। साथियों, हमने इस वीडियो में जेएनयू के एमए हिंदी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देखते हुए 25 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज़ आदिकाल के टॉपिक पर बनाई है। यह टेस्ट सीरीज़ आपको न सिर्फ जेएनयू बल्कि डीयू, जामिया, बीएचयू या फिर नेट जेआरएफ या किसी भी हिंदी वनडे एग्ज़ाम में लाभकारी होगी। तो यह वीडियो आप लोग पूरा देखिए, इसको स्किप मत करिए और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों तक साझा ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? ऑप्शन है नंबर 1 राष्ट्रीय चेतना, नंबर 2 प्रकृति चित्रण, नंबर 3 भक्ति या नंबर 4 श्रृंगार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर 1 राष्ट्रीय चेतना का। क्योंकि अगर आपने आदिकाल ठीक से पढ़ा होगा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो आप इस बात को आसानी से समझ जाएंगे कि आदिकाल में श्रृंगारिक काव्य अगर आप देखेंगे तो बिसल देव रासो है ना, विद्यापति की पदावली और कई सारे फुटकल रचनाएं हैं, कई सारे दोहे हैं, कई सारे छंद हैं जो श्रृंगारिक हैं। वहीं भक्ति की बात करें तो आपको सिद्धों की, नाथों की, जैनों की, बौद्धों की जितनी भी रचनाएं हैं सारी की सारी सांप्रदायिक भक्ति के रूप में लिखी गई हैं। वहीं प्रकृति चित्रण को आप देखेंगे तो आदिकाल में आपने देखा होगा कि 12 मासा का वर्णन है ना, खड ऋतुओं का वर्णन, ये सारी की सारी रचनाएं शुरू हो गई थी है ना। तो वहाँ पर प्रकृति चित्रण भरपूर मात्रा में है। सिर्फ नहीं है क्या, तो वह राष्ट्रीय चेतना। किसका अभाव है? राष्ट्रीय चेतना का। क्योंकि हम देखते हैं कि जो पूरा का पूरा आदिकाल है वो राजनीतिक अस्थिरता का काल है। कोई भी राज्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं है ना। पूरा का पूरा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो वहाँ पर राष्ट्रीय चेतना तो ना ही होनी थी। तो आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीय चेतना की प्रवृत्ति का अभाव है। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि हैं, यानी कि सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन है? तो ऑप्शन है 1 सरपा, 2 गोरखनाथ, 3 लुइपा, 4 कण्हपा। तो इसका सही उत्तर है 4 कण्हपा। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि नारी निंदा किस संप्रदाय में होती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में होती है? तो औरतों की निंदा किस संप्रदाय में की गई है? नंबर 1 नाथ संप्रदाय में, नंबर 2 बौद्ध संप्रदाय में, नंबर 3 जैन संप्रदाय में या नंबर 4 वारकरी संप्रदाय में। तो दोस्तों अगर आपने आदिकाल पढ़ा होगा तो आप नाथों के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे है ना। नाथ जो हैं इन्हीं की परंपरा में आगे चल कर के कबीर जैसे निर्गुण भक्तों ने अपने निर्गुण पंथ का प्रचार किया था। तो आपने कबीर को भी कई कई बार देखा होगा कहते हुए कि नारी नसावे 3 गुण है ना, या माया महा ठगिन हम जानी। तो ये वह इसी परंपरा से निकले थे, नाथ परंपरा से। और नाथों के बारे में भी कहा जाता है कि नाथ ऐसा मानते थे कि नारी जो है वो योग साधना में बाधक होती है ना। और उनका कहना था कि नारी नरक का द्वार। तो नाथ संप्रदाय में नारी निंदा की जाती थी। तो इसका सही उत्तर है नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई? यहाँ पर एक बात को आप देखिएगा कि पूछ रहा है कि आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई। नंबर 1 है नाथ साहित्य, नंबर 2 है जैन साहित्य, नंबर 3 है सिद्ध साहित्य, नंबर 4 राष्ट्र साहित्य। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर होंगे क्योंकि आदिकाल में इन चारों प्रकार की रचनाएं हुई हैं, लेकिन प्रश्न है कि किस प्रकार की रचना अधिक हुई। तो यहाँ पर आदिकाल में सबसे ज़्यादा जो रचना हुई वो है जैन साहित्य की। आप चाहे स्वयंभू को ले लें, चाहे आप पुष्पदंत को ले लें, चाहे आप किसी भी जैन मुनि को ले लें, चाहे आप जो हिंदू को ले लें, तो जितने भी ये सारे के सारे जैन मुनि हैं इनकी रचनाएं जो हैं इस काल में बहुत बड़ी मात्रा में हुई हैं। तो इसलिए आदिकाल में जैन साहित्य बहुत ही अधिक मात्रा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी में नक्शिक वर्णन की
श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। परमाल रासो, नंबर 2 संदेश रासक, नंबर 3 राउल वेल, नंबर 4 गाथा सप्तशती। तो इसमें से कौन सी ऐसी रचना है कि जिससे हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है? तो इसमें तीसरे नंबर की रचना है राउल वेल, जिससे हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। और ये राउल वेल जो रचना है ये रोड़ा कवि की रचना है, रोड़ा कवि की रचना है, और इसी से हिंदी में नक्शिक की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। छठा प्रश्न है, जहाँ मन पवन न संचरई रवि शशि नाह पवेश किसकी काव्य पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर है सरहपा की। यह पूरी की पूरी काव्य पंक्ति इस प्रकार है, जहाँ मन पवन न संचरई रवि शशि नाहि पवेश तहि मन चित्त विश्राम करूं सरह कह उपदेश। ठीक है, तो ये सरहपा की पंक्ति है। अगला प्रश्न एक कथन के रूप में है, इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर का भाव है। नाथ संप्रदाय के संबंध में यह किसका कथन है? तो इसका ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नलिन विलोचन शर्मा या डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी अपभ्रंश रचना नहीं है? इनमें से कौन सी अपभ्रंश रचना नहीं है? नंबर 1 विजयपाल रासो, नंबर 2 हम्मीर रासो, नंबर 3 कृतिलता, नंबर 4 खुमान रासो। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 खुमान रासो। अगला प्रश्न देखिए, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल किसकी काव्य पंक्ति है? नंबर 1 विद्यापति, नंबर 2 सरहपा, नंबर 3 मीराबाई, नंबर 4 रसखान। तो यह पंक्ति नंबर 1 विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? 10वां प्रश्न देखिए कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? यह दामोदर पंडित की रचना है। किसकी? दामोदर पंडित की रचना है, और यह एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ। तो उसको याद रखिएगा कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है, और यह दामोदर की रचना है, और यह एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मिश्र बंधु का, या रामचंद्र शुक्ल का? तो यह कथन जो है यह रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। इसमें आपको क्या करना है कि यह ढूंढना है कि रचना काल की दृष्टि से जो रचनाएं सबसे पहले लिखी गई हैं उसके आधार पर आपको सही अनुक्रम में उनको लगाना है। तो इसमें आप एक बार देख लीजिए, है ना, फिर अपना आप उत्तर सोच लीजिए और हम आपको इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर जो है वो है दोहा कोश। नंबर 1 दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक और कृतिलता। दोहा कोश सरहपा की रचना है ना, सबसे पहले कवि थे। उसके बाद श्रावकाचार देवसेन की रचना है। उसके बाद संदेश रासक, यह आपकी अब्दुल रहमान की रचना है। उसके बाद सबसे आखिर में आती है कृतिलता, यह किसकी रचना है? विद्यापति की। आपको पता होगा कि आदिकाल के 100 साल के बाद, तकरीबन 100 साल के बाद विद्यापति बिल्कुल आखिरी के कवि हैं आदिकाल में जिन्होंने कृतिलता लिखी थी। तो इस तरह सही जो अनुक्रम में जो रचनाएं हैं वो दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक और कृतिलता
होंगी। अगला प्रश्न है, रासो मूलतः शुक शुकी संवाद के रूप में लिखा गया है, यह कथन किसका है? तो नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल का, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, नंबर 3 रामविलास शर्मा का, या नंबर 4 नामवर सिंह का। तो रासो मूलतः शुक शुकी संवाद के रूप में लिखा गया है, यह कथन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। कावा तरवर पंच बिडाल, यह किसकी काव्य पंक्ति है? नंबर 1 जगनिक की, नंबर 2 लुइपा की, नंबर 3 भट्ट केदार की, या नंबर 4 सरपा की। तो कावा तरवर पंच बिडाल लुइपा की पंक्ति है। किसकी काव्य पंक्ति है? लुइपा की। तो हमारा दूसरा ऑप्शन, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह कथन किसका है? नंबर 1 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर 2 राहुल सांकृत्यायन, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, या नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। तो अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनऐतिहासिक ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनऐतिहासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन, इसका विकल्प है नंबर 1 गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, नंबर 2 मिश्र बंधु, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल, या नंबर 4 कर्नल टॉड। तो इसका सही उत्तर है गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। विद्यापति अपने वियोग वर्णन में उतने सफल नहीं हुए हैं जितने संयोग श्रृंगार वर्णन में, यह कथन किसका है? नंबर 1 नामवर सिंह का, नंबर 2 श्याम सुंदर दास का, नंबर 3 राम कुमार वर्मा का, या नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल का। तो यह कथन है राम कुमार वर्मा का। तीसरा ऑप्शन सही है, राम कुमार वर्मा। 18वां प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? नंबर 1 ज्योतिरीश्वर ठाकुर, नंबर 2 गोरखनाथ, नंबर 3 विद्यापति, या नंबर 4 देवसेन। तो आपको बता दें कि पुरुष परीक्षा नंबर 3 विद्यापति की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही है कि पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। और आपको इसके बारे में बता दें तो पुरुष परीक्षा एक कथा ग्रंथ है जो कि पंचतंत्र के आधार पर लिखा गया है। 19वां प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो हमने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है और उसका विषय क्या है। तो इसका ऑप्शन है नंबर 1 पुराण, नंबर 2 प्रेम काव्य, नंबर 3 भक्ति काव्य, या नंबर 4 व्याकरण। तो हमने आपको इस वीडियो में ही बता दिया है, तो आप लोग उसको ढूंढकर यहाँ पर देख लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, दोहा दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? ऑप्शन है नंबर 1 प्राकृत का, नंबर 2 अपभ्रंश, नंबर 3 हिंदी, नंबर 4 संस्कृत। तो किस भाषा का है? आपने अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा रामचंद्र शुक्ल का, तो वो एक वक्तव्य बोलते हैं कि जिस प्रकार गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, उसी प्रकार से दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था। तो आप उस वक्तव्य से ही समझ जाएंगे कि दोहा या दूलतः किस भाषा का छंद रहा होगा। तो वो है नंबर 2 अपभ्रंश का। ठीक है। 21वां प्रश्न है, परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? पुष्पदंत की, नंबर 2 धनपाल की, नंबर 3 जोइंदू की, नंबर 4 स्वयंभू की। तो परमात्म प्रकाश जो है वो जोइंदू की रचना है। किसकी रचना है? जोइंदू की। इनकी एक और रचना है योगसार, है ना। तो ये सारी रचनाएं जो इनकी हैं, इनकी रचनाओं में रहस्यवाद मिलता है। रहस्यवाद किसमें? परमात्म प्रकाश में रहस्यवाद मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिअंतर की त्यागय माया किसकी प्रमुख पंक्ति है? अभिअंतर की त्यागय माया किसकी प्रमुख पंक्ति है? ऑप्शन है नंबर 1 गोरखनाथ की, नंबर 2 पुंड की, नंबर 3 सरहपा की, नंबर 4 भट्ट केदार की।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गोरखनाथ की। यहाँ पर एक कथन है 23वें प्रश्न में, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों की वाणियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? नंबर 1 धीरेन्द्र वर्मा का, नंबर 2 राम कुमार वर्मा का, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल का। दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है हिंदी साहित्य के इतिहास में। अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा या आप किसी कहीं पर आप कक्षा लेते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस कथन से आपकी भेंट जरूर हुई होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप ये कथन ढूंढिए, तलाशिए और बताइए कि ये कथन इन चारों में से किसका है। अगला प्रश्न है, कोलयमाला कथा के रचनाकार हैं, यानी कि कोलयमाला कथा के रचनाकार कौन है? नंबर 1 रोड़ा कवि, नंबर 2 उद्यतन सूरी, नंबर 3 दामोदर शर्मा, या नंबर 4 ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो कोलयमाला कथा के रचनाकार हैं उद्यतन सूरी, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? ऑप्शन है नंबर 1 अर्धमागधी से, नंबर 2 मागधी से, नंबर 3 शौर सेनी के उत्तरी रूप से, या नंबर 4 ब्राचड़ से। तो अगर आपको बताएं तो अर्धमागधी से जो था वो पूर्वी हिंदी निकली थी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी में जो था, मागधी में बिहारी की बोलियां निकली हैं, और शौर सेनी में जो है वो खड़ी बोली यानी पश्चिमी हिंदी की बोलियां निकली हैं। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा शौर सेनी के उत्तरी रूप से। ठीक है, तो इस तरह से हमारी यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई सुझाव देना है वीडियो के बारे में तो वह भी आप हमें बता सकते हैं। और हमने जैसे पहले ही बता दिया है कि हम रोज़ाना इसी तरीके से 25 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप लोग इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के विकल्प को दबा दीजिए, और जितने भी आपके दोस्त मित्र है ना, हित प्रीत मीत जो भी हैं, सभी तक यह वीडियो एकदम फैला दीजिए।